अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं नासिर अली ख़ान और देखने वाले सभी दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं इंस्पायर जेन ज़ी के एक और एपिसोड में। इंस्पायर जेन ज़ी एक ऐसा इनिशिएटिव है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम कश्मीर के उन रोल मॉडल्स की कहानी देखते हैं जो हमें न सिर्फ इंस्पायर करते हैं बल्कि मोटिवेट भी करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस शो की परंपरा है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम आपके सामने ऐसी कहानियां लेके आएंगे जो वाकई में आपको इंस्पायर करेंगी। आज हमारे साथ शेख समीउल्लाह जी है और हम इनकी कहानी जानेंगे कि इन्होंने कैसे शुरू की अपनी इस जर्नी को और आज जिस मुकाम पर ये हैं उस मुकाम पर आने के बाद ये क्या फ़ील करते हैं और हमारी यंगर जनरेशन के लिए क्या क्या मैसेजेस देंगे। बट समी साहब, आपसे शुरू करेंगे हम। पहला सवाल अगर आपसे पूछें तो आज आप एक बहुत प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर हैं, आज इंटरनेशनल आपको एक पहचान मिली है। लेकिन अगर बात करें समी की बचपन की लाइफ कैसी थी, स्कूल डेज़, कॉलेज डेज़ की लाइफ कैसी थी, तो थोड़ा हम देखने वालों को भी मज़ा आ जाएगा सुनने में। देखिए, ना सिर्फ मेरी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ जैसे कि हर किसी एक आम नागरिक कश्मीरी की होती है, वैसे मेरी भी रही। जैसे कि हर कोई स्कूल जाता है, स्कूल के बाद हर किसी को स्कूल में जब बड़े होकर, स्कूल में जब टीचर पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना है आपको, हम भी तब कहते थे हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है। तो यही सब हर किसी का शौक़ होता था उन स्कूल लाइफ में। तो मेरा भी ऐसा ही था। मेरे को भी बचपन में क्या बोलते थे कि बड़े होकर क्या बनेंगे, मैं भी बोलता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा या टीचर बनूंगा। मेरा भी ऐसा शौक़ था। पर जब हम बढ़ते बढ़ते गए, हमने देखा कि क्या हमारी कम्युनिटी को ज़रूरत है। हमारे पास डॉक्टर्स भी है, हमारे पास टीचर्स भी है, बट अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें ये बहुत ही कम है। तो अगर हम बात भी करें, कहीं गिने चुने हैं। तो मैंने सोचा बड़े होकर भी कि यही मैं करूं कि जिसमें बहुत लोगों ने कम पार्टिसिपेट किया है, इसमें मैं पार्टिसिपेट करूं। तो स्कूल लाइफ ऐसी रही कि जैसे हर किसी एक आम नागरिक की रही। ओके, बट आपको आइडिया कैसे आया कि एक एंटरप्रेन्योर बनना है और इसी लाइन में जाना है? क्योंकि अगर उस वक्त की बात करें तो जम्मू कश्मीर में वैसे एवेन्यूज़ नहीं थे कि आप एंटरप्रेन्योर की वो सारी नॉलेज, वो सारे स्किल्स पा सकें। सो व्हाट मेड यू चूज़ दिस लाइन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एट अ यंग एज? ये जी, जब मैंने 2016 से मैंने BBA पास आउट किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, तो मैंने एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम किया। जब मैंने ई-कॉमर्स कंपनी में काम किया, मुझे लगा तब कि ई-कॉमर्स का बूम आएगा। तो ऑनलाइन बूम आया था 2012-13 से ही। फ्लिपकार्ट ऐसे बड़े बड़े ऑनलाइन वेबसाइट्स आए थे इंडिया में। तो मुझे लगा कि आगे जाकर लोग ज़्यादा लेज़ी बनेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग्स ज़्यादा होंगी। तो ये नज़रिया था कि ई-कॉमर्स का बूम आएगा। तो मैंने सोचा मैं भी अगर जॉब भी करूं तो मैं ई-कॉमर्स में ही जॉब करूं, तो मैं समझूं ये नया इंडस्ट्री नया क्या है, तो इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं जब पास आउट होके ही दिल्ली गया, दिल्ली में जॉब मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने कश्मीर के पहले स्टार्टअप में काम किया। तो मैंने समझा वहाँ पे ई-कॉमर्स की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, ये स्टार्टअप क्या होता है, कि वो भी स्टार्टअप ही था, मेरे को भी स्टार्टअप ही करना था। तो मैंने देखा मैं पहले देखूँ 1-2 साल क्या इसमें होता है, कैसी चीज़ें करनी पड़ती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर 2018 में मैं और मेरे दोस्त आबिद, जो हम दोनों ने सोचा कि वो दुबई में जॉब करते थे एक फिनटेक कंपनी में। तो मैंने उसको बोला कि आबिद ई-कॉमर्स का बूम आ रहा है, तो हम भी एक स्टार्टअप करें अपना। बोला क्या करेंगे? मैंने बोला यहाँ पे कि लोग बहुत सारे हमारे MSMEs है, जैसे ऑनलाइन बुटीक्स है या ऑनलाइन वेबसाइट्स है, ये दिन ब दिन ग्रो हो रही है, क्यों ना हम इनको लॉजिस्टिक्स सर्विस दे दें। उसने बोला यार यहाँ पे है उतना बूम। मैंने बोला इंटरनेट तो पेनिट्रेशन ऑलरेडी किया है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में भी, बट J&K में भी बहुत हो रहा है। बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि मेजॉरिटी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, और हमारे नेचुरल रिसोर्स भी बहुत है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्राई फ्रूट्स भी है, वॉलनट्स भी है, और हमारा क्राफ्ट भी है, लाइक अपैरल्स में पेपर मेशी है। तो बहुत सारों के लोगों के माँ या पापा उनके काम करते थे, तो उनकी बेटियों या बेटों ने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, तो उनके प्रोडक्ट्स उन्होंने सेल किए। तो जो उन्होंने उनके प्रोडक्ट्स सेल किए, तो उनको लास्ट में उनको डिलीवरी ऑप्शंस में प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने अपने कुलीग से बात की, थोड़ा R&D किया, तो लोगों ने बोला कि हम तो कस्टमर तो आ जाता है, हम तो सेल करते हैं, बट हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं। मैंने बोला क्यों? मैंने बोला इतने बड़े बड़े कंपनीज हैं यहाँ पे, उनके ऑफिस। बोला वो हमें एंटरटेन ही नहीं करे, वो रहे आप बहुत छोटे हैं, क्या हम आपके साथ क्यों काम करें? हम 1 पैकेट या 2 पैकेट के लिए आपके घर नहीं आएंगे। तो मैंने बोला मुझे लगा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये लगा एक अपॉर्चुनिटी भी है, दूसरा कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी स्टेट को भी।
तो हम अगर हम बात करें, हम दोनों ने स्टार्ट किया 2019 में, फिर हमने स्टार्ट किया, हमने एक एंटरप्रेन्योर से स्टार्ट किया था, एमएसएमई जिसको हम कहते हैं। आज की डेट में हमारे साथ 1600 से ज़्यादा एमएसएमईज हमारे साथ काम कर रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये 1600 का नंबर हम उम्मीद करेंगे कि और बढ़ता जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक बीज बोने के बाद आपको कुछ टाइम रुकना पड़ता है सो दैट उसके फल आपको एक वक्त के बाद मिल सके। तो हमें लगता है कि वो फल अब आपको मिल रहे हैं, और ऐसे ही फल हमारे और भी जवानों को मिले जो यंगस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाके खुद के लिए भी अच्छा कर सकते हैं और अपने नेशन के लिए भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन समी, आपने एक और बात कही थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आप MBA किए थे। सो कोई एक ऐसी मेमोरी हमें बताएं जो एक यंगस्टर थोड़ा रिलेट करे, क्योंकि काफ़ी सारे यंगस्टर्स बाहर पढ़ने जाते हैं। सो हॉस्टल में हमारी लाइफ होती है, हॉस्टल की लाइफ सेम ही होती है। जब भी हम हॉस्टल में होते हैं हमें लगता है कि हम एक जेल में है, हम कब यहाँ से निकले, हम कब यहाँ से निकले। बट हॉस्टल लाइफ जो होती है, मुझे लगता है आफ्टर स्कूल लाइफ हॉस्टल लाइफ ही मेमोरी होती है। कैसे हम खेलते थे, कैसे हम बोलते थे कि भाई मैं इस कंपनी में जॉब करूँगा, मैं उस कंपनी में जॉब करूँगा, और हमारे कितने एवेन्यूज़ ही होते थे। कैसे हम मैनेजमेंट करते थे अपने पैसों का, क्योंकि घर से उतना पैसा मिलता भी नहीं था। तो ये मेमोरीज़ है मेरी कि हमारे दोस्तों के साथ कैसे हम, आज वही मेरा ग्रुप है, आज कहीं जॉब दिल्ली में कर रहे हैं, कहीं UK US में भी जॉब कर रहे हैं, और वो मैं ये एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। तो सब लोग जब मिलते हैं बोलते हैं यार एक कमरे में हम रहते हैं, आज किन किन दिशाओं में हम लोग घुसे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक दूसरे को देख के काफ़ी प्राउड फील करते होंगे, क्योंकि बहुत अच्छी लेवल पे आके लाइफ में सेटल हुए हैं। एक और चीज़ आपसे पूछेंगे, जो आपकी ये जर्नी है, आज कई सारे यंगस्टर्स हैं जो आपसे इंस्पायर होते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं। समी के लिए ऐसा कौन सा शख्स है जिसको देख के आप इंस्पायर हुए हैं, या ऐसा कह सकते हैं जिसको देख के आप मोटिवेट होते हैं कि लाइफ में काफ़ी चीज़ें करनी है और बहुत आगे बढ़ना है? देखिए अगर हमारा अब इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, हमारे पास देखिए यहाँ पे पेटीएम है, विजय शेखर शर्मा, या ओयो है, रितेश अग्रवाल, कितनी कितनी छोटी उम्र में उन्होंने स्टार्ट किया काम। बंक बेड्स में विजय शेखर शर्मा रहते थे पुरानी दिल्ली में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अगर हम आज फिनटेक की सबसे इंडिया की बड़ी कंपनी देखें, वो हमारे पास पेटीएम है। अगर हम ओयो देखें, बड़ी आज भी वो कंपनी, वो टॉयलेट साफ़ करता था जो उन्होंने स्टार्ट किया था। अब देखिए वो आज कहाँ पे है वो। सो ये सब चीज़ें मेरी इंस्पिरेशन है। अगर इनकी बायोग्राफी पढ़े तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो मेरे यही मेरे यही रॉक स्टार्स है। सो जैसे बॉलीवुड में लोग को फ़ैन होते हैं, तो मैं उनका फ़ैन हूँ। तो समी, आगे चलते हैं और आपसे पूछते हैं कि कश्मीर वैली में आपने लाउड बीटल के नाम से भी एक कंपनी शुरू की, और आज से कई साल पहले ये कंपनी शुरू हुई थी। कश्मीर में इवेंट्स को लेके, फिल्म मेकिंग को लेके ये कंपनी आपने शुरू की। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका लाउड बीटल के साथ, और उस दौरान आपने एशिया का सबसे बड़ा इफ्तार भी ऑर्गेनाइज़ किया था, तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए जी, हमने ये कंपनी 3 दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट की थी, लाउड बीटल। हमने देखा था कि इवेंट मैनेजमेंट का तब बहुत स्कोप था यहाँ पे, और इवेंट्स होते भी नहीं थे यहाँ पे। तो हमने बॉलीवुड गिग्स किए यहाँ पे, जैसे हमने बॉलीवुड से सिंगर लाया, या हमने एशिया का लॉन्गेस्ट इफ्तार किया। बट ये था कि फिर हम देखा कि इसमें उतना स्कोप हमें लगा आगे है नहीं ऑनेस्टली। तो फिर हमने ये बंद ही कर दिया, वी शट इट डाउन इन 2016, और कि थोड़े जो हालात थे हमारे तब, तो इसीलिए, वरना इसमें भी स्कोप अच्छा खासा था इवेंट मैनेजमेंट का, और हमने भी इवेंट मैनेजमेंट किया, सीखा उससे भी। क्योंकि मैं बोलता ना, आफ्टर 10th और 12th ऐसा था कि किक अपना कुछ करेंगे, बट फिर हम लैंड हुए लॉजिस्टिक्स में, बट ये था कि अपना कुछ करेंगे। तो ऐसी एक और शुरुआत आपने की थी कश्मीर बॉक्स के नाम से। दी कश्मीर बॉक्स में मैंने अच्छा प्लेटफॉर्म भी है जो पूरी दुनिया को कश्मीर के साथ जोड़ रहा है। जी, वही मैंने आपको बोला, मैं कश्मीर के पहले स्टार्टअप में काम करता, वो स्टार्टअप कश्मीर बॉक्स ही है, जहाँ पे मैंने सीखा। अंडर मुहित मैंने काम किया 2 साल, 17-18। तो मैंने देखा वहाँ पे कि क्यों कश्मीर का वो पहला स्टार्टअप था कश्मीर बॉक्स। तो मैंने देखा वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एक फाउंडर काम करता है, कैसे एक टीम बिल्ड करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे टीम बिल्ड, मेजॉरिटी टीम बिल्ड कैसे करते हैं। और जो कि कश्मीर जैसी जगह पे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि यहाँ पे टीम बिल्डिंग करना। टीम बिल्डिंग की बात करें तो फास्ट बीटल, जिसके बारे में कई सारे सवाल आपसे आज करेंगे, एक ऐसा स्टार्टअप है जो अभी माशाल्लाह आपको काफ़ी तरक्की भी दे रहा है, और उम्मीद करते हैं कि और भी काफ़ी लोगों को इंस्पायर करे। तो फास्ट बीटल के बारे में बताएं कि कैसे आपने शुरुआत की और
देखिए फास्ट बीटल हमने यही किया, देखा कि यहाँ पे बहुत सारे MSMEs है जिनको लास्ट माइल डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, या विद इन सिटी और विद इन स्टेट भी। तो हमने एक स्टार्ट किया, आज हमारे साथ 1600 है। बट ये इसलिए ये हमने कैसे स्टार्ट किया, जो मैं आबिद की जर्नी भी बोलूँगा। आबिद दुबई में जॉब कर रहे थे एक फिनटेक कंपनी में, वो CTO थे, क्योंकि वो आबिद इस कंपनी में टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो मैं देखता हूँ ऑपरेशंस। तो जो हमने ये कंपनी स्टार्ट की, हमने एक MSME को ऑन बोर्ड किया। तो उसने पहले बोला मैं आपको कैसे अपने पार्सल्स दूंगी, ये COD पार्सल्स, आप तो पैसे नहीं खाओगे। तो आबिद के पास दुबई का विजिटिंग कार्ड था, हमने देखा ये भाई ये दुबई से जॉब छोड़ के आएंगे, हम आपके पैसे नहीं खाएंगे। तो फिर उसके साथ हमें ऑन बोर्ड किया। फिर ऐसे ऐसे अगर हम देखें, एक बंदे से हमने स्टार्ट किया, आज 1600 से पास हमारे पास नंबर है। फिर हमने देखा कि अगर हम एक्सेल्स पे हम पहले काम करते, पहले 2-3 महीने, जो हमने 2-3 महीने काम किया एक्सेल में, हमने ग्रोथ देखा। हमने देखा कि अगर हम इसको कंपनी बनानी है नेशनल लेवल पे, तो ये हम एक्सेल्स पे नहीं बना सकते हैं। सो आबिद का रोल आया वहाँ पे कि आबिद ने टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्क्रैच बना दिया। आज हमारे पास 3 ऐप्स है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे बिजनेसेस के लिए ऐप्स है, MSMEs के लिए, एक हमारे कस्टमर्स के लिए ऐप्स है, जैसे हमारा डंजू मॉडल है दिल्ली में, या वी फास्ट है। तो वैसे सेम है। फॉर एग्जांपल नासिर साहब, अगर यहाँ पे आप कुछ भूल जाते हैं तो आपको वो अपने घर पे लेना है या घर पे मंगवाना है, तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, मार्क कर दीजिए पिकअप लोकेशन कश्मीर, ये वाली लोकेशन, और डिलीवर कर दीजिए अपनी कश्मीर की या जम्मू कश्मीर या पैन इंडिया की कहीं भी लोकेशन, आपको सामान आपके घर पे पहुँचेगा। तो ऐप स्टोर में है, प्ले स्टोर में भी है और ऐप स्टोर में, बोथ एंड्रॉयड एंड iOS वर्जन भी है। आज हमारे पास 20,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स है हमारे ऐप्स के। तो लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को ननिहाल में कुछ भूलता है, या किसी को नोट्स भूलते हैं, किसी को यूनिवर्सिटी से कुछ सामान मंगाना होता है, तो वी डू दीज काइंड ऑफ डिलीवरीज। फिर हमने देखा कि MSMEs भी तो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये तो डंजो मॉडल भी हम काम कर रहे हैं। फिर हमने एक बड़ा देखा मार्केट की, जहाँ पे जैसे बिग ई-कॉमर्स ब्रांड्स, फ्लिपकार्ट, Amazon या ये सब मिंत्रा, ये सब लोग यहाँ डिलीवर कर रहे थे, बट किन किन एरियाओं पे ये डिलीवर नहीं करते थे। जैसे कि हम आजकल के हम फ्लिपकार्ट हमारे पूरा जम्मू कश्मीर हम डिलीवर कर रहे हैं, या मिंत्रा हम पूरा जम्मू कश्मीर डिलीवर कर रहे हैं। सो ऐसे भी बड़े बड़े ई-कॉमर्स, बड़े बड़े जाइंट्स है, रिलायंस, जियो मार्ट, या अभी हम लेंसकार्ट को ऑन बोर्ड कर रहे हैं। जो भी लेंसकार्ट की डिलीवरीज होगी वो फास्ट बीटल करेगा जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में। सो ये चीज़ है कि हमने देखा, यही चीज़ देखी, हमने देखा कि हम इनको भी टैप इन करें, अपने साथ काम कराए। तो आज हम देखें, आज हम हर किसी की जो भी इंडिया का बड़ा ब्रांड है उसके साथ हम काम कर रहे हैं अभी। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और देखने वालों को भी ये बता दें कि इनकी जो जर्नी है, ये सुन के हम भी बहुत मोटिवेट अभी हो रहे हैं, सुनते सुनते, और इंस्पायर हो रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। और इन सब चीज़ों के बीच में समी साहब, आपको शार्क टैंक के बारे में कैसे पता चला, क्या हुआ, और कैसे आप उस स्टेज तक पहुँचे? देखिए, शार्क टैंक का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर कई जगह पूछते हैं। तो जब मैं शार्क टैंक का 2021 में हमने किया था, हमने फंडिंग रेज किया था, तो हम जम्मू में ऑफिस लॉन्च किया था। जो हमने जम्मू में ऑफिस लॉन्च किया था, मैं और आबिद बैठते रहते शाम को, तो तभी आया सुनने में जनवरी फरवरी में कि भाई शार्क टैंक आया। मैं तो शार्क टैंक US देखता था, 2016-18 में, क्योंकि वो बहुत फेमस है शार्क टैंक US। तो फिर मैंने देखा कि शार्क टैंक इंडिया भी आया है, तो बहुत खुशी हुई, देखा कि इंडिया में भी एंटरप्रेन्योर्स को भी वैलिडेशन मिल रही है। ऐसा हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि अभी भी हमें घर वाले बोल रहे थे, अभी तो नहीं बोल रहे, पहले बोल रहे थे क्या कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है। बट अब जब वो भी शार्क टैंक का शो देख रहे, वो भी खुश हो रहे हैं कि नहीं कुछ कर रहे हैं लोग। यहाँ नहीं, कश्मीर से कहीं कहीं गाँव से भी लोग आ रहे हैं और अपना पिच कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी रेज कर रहे हैं। तो फिर हमने जब शार्क टैंक देखा तो हम बहुत खुश हुए। हमने देखा अशनीर या पीयूष, अमन या अनुपम, तो हमने देखा ये कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे क्या करते हैं। बट बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे आइडियाज़ भी आए, बहुत सारे आइडियाज़ भी हमें अच्छे लगे कि जैसे जुगाड़ू कमलेश, वो कि जिनका बहुत हिट हुआ था, तो उनने कैसे पिच किया, कैसे वो अपने कितनी, जो उनके पास उतनी एवेन्यूज़ भी नहीं है, बट कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और इस मंच तक पहुँचे। तो फिर हमने देखा कि हम भी अप्लाई करेंगे। फिर हम थोड़ा डर गए कि हमने सोचा यार अगर हम भी अप्लाई करेंगे सीज़न सेकंड में तो कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए नेशनल प्लेटफॉर्म में। पर आबिद ने और मैंने और हमारा एक इन्वेस्टर है मुंबई से, अनुज, उसने पुश किया, बोला नहीं आप पिच करो, आप जाओ आप एप्लीकेशन फाइल करो। उसमें 4-5 राउंड्स होते हैं शार्क टैंक में जब आपको सेलेक्ट होना है। तो पहला राउंड होता है कि आपको ऐसे लिखना पड़ता है कि अपनी कंपनी के बारे में कि आप क्या करते हैं। फिर उसके बाद आपका वीडियो पिच 2 मिनट होता है। तो 2 मिनट में आपको बोलना है कि आपकी USPs क्या है, आप क्या करते हैं और आप क्या डिफरेंट करते हैं एज ए ट्रेडिशनल कंपनी से। तो फिर हमने वो कर दिया। फिर उसके बाद आपका प्री ऑडिशन लगता है, फिर उसके बाद और एक राउंड, देन आपको फिर ऑडिशन, आपको डायरेक्ट शार्क्स को पिच करना पड़ता है। सो इट्स ए 6 months प्रोसेस।
सो ऐसा नहीं है कि आपको ओवरनाइट ही आना जाना पड़ेगा, आपने एक इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे आ जाए। फिर आपने जब शार्क टैंक का शो भी देखा, आबिद और मैंने वहाँ पे 1.5 घंटा वहाँ पे हमने पिच दिया, बट वो दिखाते हैं 20 मिनट ही खाली क्रिस्प, बट 1.5 घंटा या 2 घंटे वो आपके बिजनेस के बारे में पूछते हैं, आपके कंप्लाइंस के बारे में पूछते हैं, आपके नंबर्स के बारे में पूछते हैं, आपके PNL, EBITDA, ये सब चीज़ें पूछते हैं वो आपके बिजनेस के बारे में। तो कैसा एक्सपीरियंस था उन सारे शार्क्स को फेस करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले डर भी लगा इन सब के सामने, बट फिर कंफर्टेबल हुए हम आधे 1 घंटे के बाद। फिर सवालों का जवाब देना पड़ा, पूरा ग्रिल किया उन्होंने 1.5 से 2 घंटा। तो बहुत सारे अच्छे सवाल भी पूछे और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। लेकिन ऐसे समीर साहब, ऐसे स्टेज तक पहुंचने के लिए कश्मीर जैसी खूबसूरत वैली से हम आते हैं, लेकिन कई सारे चैलेंजेस, कई सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हम यहाँ फेस करते हैं। और अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, एक स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस आपने भी फेस किए होंगे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपने देखी होंगी, और तब जाके आप शार्क टैंक के इस स्टेज तक पहुँचे होंगे। शार्क टैंक को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम जो आपका अपना फास्ट बीटल है, जो अभी इतना ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, उसको लेके आप जो चैलेंजेस है वो शेयर कर सकते हैं क्या, कि क्या चैलेंजेस? ये चैलेंजेस नासिर साहब हर किसी बिज़नेस में आते हैं, और हमारे हर किसी बिज़नेस में जो भी स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही मुझे लगता है यंगस्टर क्यों नहीं आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे स्टेट में, क्योंकि वो चैलेंज फेस नहीं करना चाहते हैं। क्यों? मगर मुझे लगता है कि अगर हम कोई भी बिज़नेस करें, चैलेंज तो आ ही जाएंगे, तो हमें इनसे डरना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने स्टार्ट किया था, हमें भी चैलेंज आए थे, हमें भी ह्यूमन रिसोर्स का इशू आया था, हमें भी फाइनेंसेस का इशू आया था, हमें भी मेंटरशिप का इशू आया था, बट उन सब चीज़ों से हमें रुके नहीं। अगर हम आज देखें, हम इस जगह पे पहुँचे हैं, बट ये सब हमने हार्डशिप्स फेस की है। मुझे लगता है जब तक हम हार्डशिप्स फेस नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं पहुँच पाते यहाँ पे। क्योंकि जब हमारी बात होती है बड़े दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, वो बोलते हैं पहले अगर हमें नुकसान हुआ, अगर हमारा कुछ हुआ, हमें कंप्लाइंस का पता नहीं है, ये सब चीज़ें पता नहीं है। लेकिन देखिए, हमें इन चैलेंज को फेस करना है। बट एक चीज़ बोलूँगा मैं नासिर जी, कि अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, फिर बाहर से कौन आएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करे? ये हमारी स्टेट है, ये हमारा देश है, हमें यहाँ पे हमारी जियोग्राफी नॉलेज हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है? तो हमारे पास चैलेंज आए, वेदर का आया, जैसे हमारा हार्श विंटर होता है यहाँ पे, सो बहुत सारे चैलेंज भी आए, लाइक हमारा कंप्लाइंस पार्ट, हमारा फंडिंग का पार्ट, मेजॉरिटी मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट का पार्ट आता है एक स्टार्टअप में। क्योंकि यहाँ पे आपके कश्मीरी पीपल बिजनेस फर्टिनिटी या कश्मीरी लोग इन्वेस्ट नहीं करते अभी भी स्टार्टअप्स में। अगर हम पूरा पैन इंडिया देखें, हर कोई स्टार्टअप से अच्छा पैसा कमा रहा है। जोमेटो में लोगों ने इन्वेस्ट करके, पेटीएम में जाकर इन्वेस्टमेंट, नायका में जाके लोगों ने इन्वेस्ट किया और पैसे कमाए। बट यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे भी वो अभी अवेयरनेस वैसी नहीं थी। मुझे लगता है कि जब हमारा शार्क टैंक का शो आया था, तो लोग हमें रीच आउट कर रहे हैं कि अगर आपको पैसे चाहिए हमें भी बता दो, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे हमें फाइनेंस का चैलेंज आया था, हम बैंक के पास गए थे, मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, हम बैंक के पास गए थे, हमने बोला था कि हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, तो हम मोर देन 150 पीपल को हम जो रोज़गार देंगे ओवरनाइट, तो आप हमें इतना थोड़ा लोन दीजिए और हमें बीजिए, एक बैंक गारंटी चाहिए। उन्हें बोला जी आप तो अभी लॉस मेकिंग हो, आप तो गारंटर दे दो या कोलेटरल दे दो। मगर कोलेटरल या लोन्स बैंक तब देता है जब आपके पास कोलेटरल हो। पर कोलेटरल अगर हम बात करें, स्टार्टअप्स के पास उतना रिस्क होता है, स्टार्टअप ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। बट स्टार्टअप्स में ये नहीं, उतना नहीं होता है हमारे पास एवेन्यूज़ कि हम अपने घर वालों को, या तब उतना घर वाले भरोसा नहीं करते हैं कि वो आपको बैंक के पास आएंगे कोलेटरल लेकर, या आपको गारंटर बन के आ जाएंगे। क्यों? हर किसी को डर लगता है कि मैं अपनी सेविंग से थोड़ी बहुत, ये मेरा बेटा ना उड़ाए या मेरी बेटी ना उड़ाए। तो फिर ये चैलेंज हमें आए फाइनेंस के भी। फिर हमें बैंक ने तब लोन ही नहीं दिया, ऑनेस्टली बोला कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्यों? आपके पास कोलेटरल कुछ नहीं है, आपके पास गारंटर कुछ नहीं है। जब मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आप गारंटर है, उन्हें बोला सॉरी जी, ये आपका बिजनेस है, आप कीजिए। बट आज अगर मैं घर वालों को बोलता हूँ मेरे को 10 लाख या 20 लाख भी चाहिए, बोलते हैं आँख बंद कर ले। बट स्टार्टअप्स को तब चाहिए अर्ली स्टेज में फंड, आप एक हमारा होता है ऑक्सीजन की तरह। तो तब ये सब चैलेंज हुई। ह्यूमन रिसोर्स का चैलेंज आया, हमारे पास अभी भी ह्यूमन रिसोर्स का चैलेंज आता है, क्योंकि लोग यहाँ से जाकर बाहर देशों में काम करते हैं। यहाँ क्यों नहीं काम करते? रीजंस है कि लो वेज मिलते हैं। बट अगर लो वेज पे मिलते हैं, कि हम अपनी स्टेट को भी कंट्रीब्यूट करना है। तो आपको ऐसा लगता है समीर साहब के जम्मू कश्मीर के लिए शार्क टैंक जैसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए? मैं बोलता हूँ कि शार्क टैंक में 10 से 15 लाख लोग या 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं पूरे पैन इंडिया से। बट पूरे वो लेते हैं खाली 200 या 250 लोग या 300 लोग। बट 300 जाके आप देखिए 8 लाख एप्लीकेशंस में वो फिल्टर कैसे करते हैं। सो दे विल बी वेरी चूजी।
बट देखो, अगर हमें हर कश्मीर के हर सीज़न में एक मैं चाहता हूँ कि अगर हम सीज़न 2 में पहले कश्मीरी जम्मू कश्मीर से आए, मुझे लगता है कि हर एक सीज़न में जम्मू कश्मीर से बंदा जाना चाहिए और पोटेंशियल है जाने का। अगर ऐसे सीज़न हो जहाँ पे हम लोगों को सिखाए कि कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, मुझे लगता है प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे हम लोगों को गाइड करें, बच्चों को सिखाए कि वहाँ पे वो जो प्रॉब्लम वहाँ तक वो पहुँचे। क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के पास हमारे पास 4-5 स्टेज है, बट एटलीस्ट अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे हम बच्चों को, एंटरप्रेन्योर्स को सिखाए कि कैसे वो क्रैक करे वहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है और देखने वालों के लिए भी ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप इसकी बात करें तो हमारे पास पोटेंशियल भी है, जैसे सर कह रहे हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है और ये देखते रहते हैं कि आए दिन कितने स्टार्टअप्स हैं जो बेनिफिट कर रहे हैं, कितने स्टार्टअप्स हैं ग्लोबली जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत कम उम्र से इन्होंने ये सारी शुरुआत की है। सो जम्मू कश्मीर में भी ऐसी कोई इनिशिएटिव शुरू करें, हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द हो और आप भी उसका हिस्सा बने। लेकिन अगर हमारे देखने वालों को ये पता करना हो कि शेख समीउल्लाह काम करने के बिना फ्री टाइम में क्या करते हैं, सो क्या बॉलीवुड देखते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं? मुझे लगता है कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं यही हमारा सारा कुछ होता है। टाइम मिलता नहीं, बहुत टाइम कम मिलता है फैमिली के लिए भी और पर्सनल टाइम भी बहुत कम मिलता है। सो इस चीज़ को अगर हम थोड़ा देखने वालों को बताएं कि क्या असर पड़ता है, एक्चुअली फैमिली से मिलना कम, दोस्तों से मिलना कम हो जाता है। आपके दोस्त ज़्यादा नहीं, एनिमीज ज़्यादा बनेंगे क्योंकि आप टाइम देते नहीं है। आप टाइम देते नहीं है, फैमिली भी आपको टाइम, बट फैमिली को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। बट मेरी फैमिली, शुक्र खुदा का, वो समझते हैं। पहले तो वो नहीं समझते थे, बट अब मेरे दोस्त भी नहीं समझते, बट अब वो भी वैलिडेट कर, अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है हमारा। अगर मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है सुबह 9 बजे, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, 9 बजे ऑफिस, फिर शाम को 8 बजे तक वापस, 8 बजे के बाद फिर और काम। ये एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि यू आर मैरिड विद योर वर्क। यस, विद योर वर्क। सो यही होता है कि मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, माय एम्प्लॉयज़, सो इन्हीं में दिन हमारा निकल जाता है। करेक्ट। तो अभी आपका एम्प्लॉयज़ का अगर पूछें तो कितना स्ट्रेंथ है अभी जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप कर रहे हैं? हमने 3 साल से 350 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जनरेट किए हैं। 18 से लेकर 20 वेयर हाउसेज है हमारा जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में। वाह, अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है ये सारी चीज़ें देख के, सुन के। आपसे समीर साहब अगर हम एक और चीज़ पूछें कि ऐसी कौन सी बॉलीवुड फिल्म है जो आप बहुत पसंद करते हैं, जो देखते हैं? मैं बॉलीवुड बहुत कम ही देखता हूँ। अगर हम देखते हैं आजकल OTT ने प्लेटफॉर्म ही ज़्यादा देखते हैं। बट अगर हम बॉलीवुड की, हॉलीवुड में एक मुझे नहीं उसका नाम, हॉलीवुड में एक मूवी था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है कि, बट एक मूवी है वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मैं चाहता हूँ कि वो हर कोई देखे। आई डोंट नो द नेम, मे बी आई कैन रिकॉल द नेम, आई विल डेफिनेटली टेल यू द नेम, बट इज़ अ वेरी गुड मूवी, इज़ अ इंस्पायरिंग मूवी कि कैसे उसने स्टार्टअप, कैसे उसने काम किया, उसके पास पैसे नहीं थे, हाउ इज़ मैनेजिंग हिज लाइफ एंड द फैमिली। वो ही स्टार्टिंग विद द ज़ीरो एंड आफ्टर हार्ड वर्क ही इज़ बिकमिंग अ मिलियनियर। तो क्या एक जनरल मैसेज रहेगा, क्या एक सजेशन रहेगा टू द होल कम्युनिटी, टू द होल नेशन? मेरा ये रहेगा कि यंगस्टर्स के साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप, आप जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने। और जो मेरे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको मेरा यही है कि अगर आपके पास सेविंग्स है या एक्स्ट्रा सेविंग्स है, जहाँ पे आप देखिए कि आप किसी को एम्पावर कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सके, मुझे लगता है एक स्टार्टअप्स या घर में, मैं नहीं बोलूँगा कि पड़ोसी को दे या किसी दूसरे बंदे को, अपने ही रिश्तेदारी में थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हमें नीड है इन सब चीज़ों की, स्टार्टअप्स की हमें चाहिए। अगर हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी और भी हाईएस्ट है और आगे जाके जॉब्स नहीं निकलेंगे, AI भी आ रहा है, तो जितना हम इनोवेटिव काम करें उतना हम आगे जाएंगे। सो देखने वाले ये आपको बता दें कि जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने, और यही है जो शेख समीउल्लाह साहब कहते हैं। और इसी एक चीज़ को देख के, समझ के, पूरी तरह से अंडरस्टैंड करके इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और आज एक ऐसे मुकाम पे हैं जहां जम्मू कश्मीर को एक इंटरनेशनल पोजीशन इन्होंने दिलाई है, जहां पूरे नेशन को इन्होंने प्राउड फील कराया है और कई सारे मिलियन यंगस्टर्स को ये इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हमारा इस एपिसोड में मकसद ही ये था कि हम इनकी कहानी आप तक लेके आएँ और इंस्पायर जेन ज़ी, जो कि एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर का, इसके ज़रिए आप तक ऐसे सारे रोल मॉडल्स की कहानियाँ लेके आएँ। अगले एपिसोड में एक और अमेजिंग कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच शेख समीउल्लाह साहब, हमें वक्त देने के लिए,
एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। लेकिन जाने से पहले इनके लिए और कई सारे इंस्पायरिंग यंगस्टर्स के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर कहना चाहूँगा कि मंजिल मिल ही जाती है एक दिन, ये कोई मुकद्दर के खेल नहीं होते, अगर कोशिश ही ना करे इंसान तो कामयाबी से मेल नहीं होते।